सर्जरी के बारे में थोड़ा और ये तो एडवांस बहुत हो गया है सर्जरीज, तो थोड़ा बताइए कितने सारे ऑप्शंस हमारे सामने हैं। पैंक्रेटिक सर्जरीज ऑलरेडी इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी जैसे मैं बोला था, क्योंकि पैंक्रियास का लोकेशन ऐसा है और ब्लड फ्लो ज़्यादा रहता है उसके अंदर। जो सर्जरी करने के लिए दो इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक्सपीरियंस सर्जन भी रहना चाहिए, उनके पास इक्विपमेंट भी अच्छा रहना चाहिए, तभी रिजल्ट अच्छा रहता है। तीसरा प्रॉब्लम पैंक्रेटाइटिस में जो रहता है, एक्यूट पैंक्रेटाइटिस में बोला मोस्ट ऑफ द टाइम इमरजेंसी के लिए करते हैं, उस टाइम पेशेंट का कंडीशन ही बहुत कमज़ोर रहता है। अच्छा। तो बहुत नाजुक रहता है उनका साथ, तो सर्जरी का एडिशनल स्ट्रेस कभी कभी लोग टॉलरेट नहीं करते। तो ओपन सर्जरीज करने से पहले जो हम बेनिफिट पेशेंट को इम्प्रूव करने के लिए हम जो सर्जरी करते थे, उसके साथ जो बॉडी का स्ट्रेस के वजह से, एक्स्ट्रा ओपन सर्जरी की वजह से और भी कंडीशन बिगड़ता था। तो आजकल पैंक्रेटिक सर्जरी में मिनिमल एक्सेस सर्जरी, मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी, इसके लिए लेप्रोस्कोपिक सर्जरी पहले से भी है, आजकल रोबोटिक सर्जरी। इतना क्रिटिकल सर्जरी ऐसे ही हो सकता है? कर सकते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है कि पैंक्रेटिक सर्जरी में अभी जो यदि पैंक्रेटाइटिस है, पैंक्रियास के अंदर पस बन गया, नहीं तो एक जगह पे ट्यूमर हो गया, मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी का प्रिंसिपल यही है कि सराउंडिंग ऑर्गन्स को डैमेज करने के बिना प्रेसाइजली लोकलाइज करना है। उसके लिए एडवांसेस, जो इमेजिंग एडवांसेस आजकल सीटी स्कैन, मल्टीस्लाइस सीटी स्कैनर, 3 टेस्ला एमआरआई, पेट स्कैन, ये सब आ गया। उसके साथ हमें सर्जरी से पहले अच्छा सा प्लानिंग हो जाता है कैसे अप्रोच करना है, और सराउंडिंग टिश्यूज जो भी आगे पीछे इंटेस्टाइन्स, वो सबको उसको डैमेज करने के बिना छोटा होल से बाकी ऑर्गन्स को बिना टारगेटेड उसी जगह पे जाके उस टिश्यू को टैकल कर सकते हैं। इसको मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी, जो पहले लेप्रोस्कोपी रहते थे, अब आजकल रोबोटिक सर्जरी से एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या है कि मोर प्रेसाइज सर्जरी हो जाती है। अच्छा। थर्ड एडवांसेस क्या है कि वेसल सीलिंग इंस्ट्रूमेंट, जो मैंने पहले बोला था, ब्लड फ्लो जब बहुत ही ज़्यादा रहता है, खून की नस बहुत ज़्यादा रहता है आगे पीछे, तो ब्लीडिंग का प्रॉब्लम्स रहता है इनमें, तो उसको ब्लड वेसल्स को कंट्रोल करने के लिए वेसल सीलिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब के वजह से वी कैन इम्प्रूव द आउटकम्स। ये रोबोटिक सर्जरी में ये कम हो सकता है, ये ब्लड फ्लो सब कम हो जाता है, क्योंकि बाकी ऑर्गन्स को हम टच नहीं करें, सिर्फ डैमेज टिश्यू के पास जा रहे हैं, जो टारगेट एरिया है उसी एरिया को जाएंगे, बाकी इधर, क्योंकि पैंक्रियास पेट के अंदर, माने पेट का जो इंटेस्टाइन्स, लार्ज इंटेस्टाइन्स उसके बीच में अंदर रहता है। ओपन सर्जरी में उसको अप्रोच करने के लिए वो सब इंटेस्टाइन को सेपरेट करके जाना पड़ता है। अच्छा। अभी रोबोटिक सर्जरी में प्रेसाइजली टारगेट करके उसी पैंक्रियास जो डिसीज लोकेशन के पास छोटा छोटा होल्स के साथ रीच होके बाकी इंटेस्टाइन को बिना डैमेज करे वो ट्रीट कर सकते हैं। उसके साथ पेशेंट के ऊपर जो स्ट्रेस जो रहता है, सर्जिकल स्ट्रेस जो बोलते हैं, जो दबाव जो आता है ना, वो कम रह जाते हैं उसके साथ। अच्छा, सो रिजल्ट्स बेटर रहता है उसके साथ। তো আপনারাও শুনলেন যে যশোদা হসপিটালসের তরফ থেকে যে কি কি ইকুইপমেন্টস আমাদের অ্যাডভান্স এই সার্জারির ক্ষেত্রে আছে, যেখানে ঝুঁকিটা অনেক বেশি কমিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়। তো তার সঙ্গে সঙ্গে আরও কিছু প্রশ্ন আপনাদের মাথায় আছে, যেগুলো আমাদের মাথাতেও আছে। রোবটিক সার্জারি নিয়ে আমরা যেমন শুনলাম, তার সঙ্গে একটা প্রশ্ন আছে খুব কমন, যেটা প্রবলেম, गैस एसिडिटी प्रॉब्लम। गैस और एसिडिटी का प्रॉब्लम मैं पहले पूछ भी लिया था, तो यही एक ही सिम्टम होता है, और कैसे इसको डिफाइन करें कि नहीं ये गैस का प्रॉब्लम नहीं है, मुझे अप्रोच करना है, डॉक्टर के पास जाना है। पेशेंट्स हमारे पास गैस प्रॉब्लम बोल के आते हैं, बट हम पहले उसको क्लैरिफाई करना चाहते हैं पेशेंट को एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है। पेट में गैस बोले तो पेशेंट को पेट में जलन हो रहा है या पेट फुलाव जैसा लग रहा है, डाइजेशन कम हो रहा है, वो सब देखना पड़ता है। अच्छा। जो पेशेंट नॉर्मली जो गैस प्रॉब्लम बोलते हैं, पेट के अंदर जलन या पेट ब्लोटिंग, खाने के बाद कुछ हेवीनेस आ गया, नहीं तो ऊपर से छाती में या नीचे से गैस, पीछे से गैस ज़्यादा जा रहा है, वो सबको गैस प्रॉब्लम समझते हैं। तो जो पेशेंट जब अप्रोच होता है तो हम पहले सिम्टम्स क्लैरिफाई करके क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस गैस प्रॉब्लम के लिए, जो पेट में जलन जो रहता है, वो पहले गैस्ट्राइटिस, जो स्टमक के अंदर इनर जो लाइनिंग रहता है उसके एसिडिटी ज़्यादा होने की वजह से वो सूजन आके गैस्ट्राइटिस, उसके बाद एरोजन्स और अल्सर्स होके उधर से ब्लीडिंग हो सब आ सकता है। दूसरा प्रॉब्लम गैस का प्रॉब्लम जो डाइजेशन कम होने की वजह से, वो जो लीवर या पैंक्रियास या गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन्स, इसके वजह से भी डाइजेशन खराब हो जाती है, माने जो डाइजेस्टिव कैपेसिटी हो कम हो जाता है। उसके साथ पेशेंट को खाने के बाद, स्पेशली रिच खाना खाने के बाद पेट फूलना जैसा लगता है, इंडाइजेशन, ब्लोटिंग, ये भी गैस प्रॉब्लम बोल के सोचते हैं। तीसरा जो पेशेंट्स को है, इंटेस्टाइन में कहीं पे भी ब्लॉक हो गया तो नॉर्मली जो गैस फ्रीली मूव होने वो ब्लॉक हो जाते हैं, उसके वजह से भी पेट फूलता है। जो इंटेस्टाइन ब्लॉकेज कुछ हिर्निया के वजह से हो सकता है, हेमोरॉइड्स के वजह से हो सकता है, कुछ ट्यूमर्स के वजह से भी हो सकता है। तो गैस प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है। यूजुअली पेशेंट्स पहले गैस प्रॉब्लम आ गए तो
मेडिकल शॉप में जाके कुछ पैंटोसिड ऐसे कुछ ले लेते, बट कुछ सिम्टम्स जो रहता है इंपॉर्टेंट सिम्टम्स, उसको आने के बाद वो ट्रीटमेंट के लिए अप्रोच करना चाहिए। जैसे लगातार ज़्यादा दिन से एसिडिटी गैस बन का रहा है, प्रॉब्लम, गैस बन रहा है, और रेगुलर जो मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं उसके साथ इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है, नहीं तो उनका भूख कम हो रहा है, अच्छा, नहीं तो उल्टी हो रहा है, उल्टी में या मोशन में कहीं पे भी ब्लड नोटिस कर रहे हैं, वजन कम हो रहा है, ये सब होने से माने सिर्फ गैस नहीं है, उसके अंदर और भी कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है बोल के उसको उस टाइम ट्रीटमेंट के लिए अप्रोच किया तो हम डायग्नोज कर सकते हैं। তো আপনারা শুনলেন, আমি একটু উপসর্গ যেহেতু এগুলো বলছেন ডাক্তারবাবু, তো উপসর্গগুলো একটু বলি। উনি বললেন যেটা, যে গ্যাস বা অ্যাসিডিটির একটা মাঝে মাঝে প্রবলেম হওয়া, এটা যেমন থাকবে, তার সঙ্গে সঙ্গে কখনো খিদে কমে যেতে পারে, কখনো কোনোভাবে ব্লাড বেরোতে পারে, হয়তো বমির সঙ্গে বা স্টুলের সঙ্গে, এগুলো একটু লক্ষ্য রাখবেন। এই জিনিসগুলো আপনাকে লক্ষ্য রাখতে হবে এবং তারপর আপনি প্রপারলি ডায়াগনোজ হতে পারবেন। যখন আপনার শরীরে কোনো সমস্যা হচ্ছে, ডাক্তারকে যখন বলবেন, ডাক্তাররা বারবার বলেন যে আপনি কি নোটিস করেছেন, আপনার কি কি হয়, এই নোটিসটা খুব দরকার একজন পেশেন্ট হিসেবে। তাহলে দেখবেন খুব চটজলদি মানে টার্গেট এরিয়া সেটা কি, কেন, সেটা ডাক্তারবাবুরাও বুঝতে পারেন। और एक क्वेश्चन है, ये गैस का जो प्रॉब्लम है, आप बता रहे थे कि हाँ ये प्रॉब्लम हो तो ये पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है, मगर सोचिए किसी को गैस का प्रॉब्लम है या एसिडिटी का प्रॉब्लम है, ये जीवन भर लाइफ लॉन्ग कुछ ट्रीटमेंट होता है इसका? बहुत सारे लोगों को देखते हैं ना ऐसे ही ले लेते हैं दवाई। पहले गैस के लिए हम ज़्यादा एसिडिटी सोच के लाइफ लॉन्ग रैंटैक या पैंटोसिड ऐसा मेडिसिन ये देते सब। रहते थे, बट आजकल का कॉन्सेप्ट थोड़ा बदल गया, क्योंकि जो गैस प्रॉब्लम पेट के अंदर जो एसिडिटी मेनली आता है, मेनली 3 रीज़न से आता है। एक जो है कि H पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बोल के एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहता है, जो खाना और पानी कंटामिनेशन से होता है। अच्छा। उसके साथ पेट के अंदर एसिडिटी बन जाते हैं और ज़्यादा अल्सर्स वो सब होते हैं। सेकेंड रीजंस ज़्यादा पेन किलर्स, जो घुटने के दर्द के लिए, हेडेक के लिए कुछ भी पेन किलर्स यूज़ करते रहते हैं, NSAIDs बोलते हैं इसको, जैसे पैरासीटामोल, पोवरान, ये सब इंजेक्शंस लेने की वजह से पेट के अंदर अल्सर्स बन जाते हैं। तीसरा जो रीजंस है एबनॉर्मल, माने फूड में कंटेमिनेशन होना, माने बाहर का एक्स्ट्रा फास्ट फूड खा लिया, उसमें कुछ कलरिंग एजेंट्स ऐड कर देते हैं, नहीं तो जो तेल है उसमें प्रॉब्लम आता है, माने रीहीट करने की वजह से उसके अंदर तेल खराब हो जाता है। उसके साथ भी जो स्टमक जो लाइनिंग है, जो हम जो ना कुछ भी खाना खाते हैं, पहले फर्स्ट कांटेक्ट स्टमक के लाइनिंग से आता है, जो भी टॉक्सिन्स जो भी खाने के अंदर है उसको डैमेज करता है। तो आजकल का कॉन्सेप्ट क्या है कि एसिडिटी में एक कॉज को आइडेंटिफाई करते हैं, और H पाइलोरी है तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स कुछ फिक्स्ड H पाइलोरी एरेडिकेशन ट्रीटमेंट रहता है, उसके लिए 1 मंथ का कोर्स रहता है। नहीं तो पेन किलर्स यूज़ करें तो उसको गैस्ट्रिक सेफ पेन किलर्स ज़्यादा आ रहे हैं, माने जिसके साथ एसिडिटी कम रहता है। आजकल का कॉन्सेप्ट लॉन्ग टर्म लगातार एसिड सप्रेशन नहीं देना, क्योंकि पेट के अंदर एसिड जो है नॉर्मली वो कुछ रीज़न के लिए रहता है, वो डाइजेशन के लिए रहता है, और जो खाने में जो भी बैक्टीरिया रहता है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए रहता है। जो लगातार एसिडिटी के लिए मेडिसिन कंटिन्यूसली लेते रहेंगे तो ये जो इम्यूनिटी कम होती रहती है, इंटेस्टाइन का इन्फेक्शंस बढ़ जाता है और डाइजेशन खराब हो जाते हैं, पेशेंट्स को आयरन कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। स्पेशली वुमेन में ऑलरेडी उन लोग का कैल्शियम थोड़ा कम, विथ एज कैल्शियम कम होता रहता है, उसके साथ बोन्स विल ब्रिटल हो जाते हैं उसके साथ। तो आजकल कॉन्सेप्ट में क्या है कि एसिडिटी के लिए, गैस के लिए जो भी ट्रीटमेंट है, हम कॉज को आइडेंटिफाई करते हैं मतलब और किस वजह से उनको किस वजह से acidity और होता है गैस हो और रहा उसको ट्रीट कर देते हैं। ये बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, छोटे से हम भी सुनते हैं कि मिल्क या कोई डेयरी प्रोडक्ट से होता है एसिडिटी गैस, किसी किसी को लैक्टोज से, किसी Lactose किसी को intolerance। हाँ, वो जो हम लोग आटा मैदा ये सब खाते हैं, इससे भी होता है। ये ऐसा इस चीज़ से होता ही है सबको या किसी किसी को होता है? माने लैक्टोज इंटॉलरेंस, जो मैदा का साथ जो ग्लूटेन सेंसिटिविटी, ये सब यूजुअली वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स। आजकल बिकॉज इंडिया में भी फास्ट फूड ज़्यादा हो रहा है, इंडिया में भी वेस्टर्नाइज फूड ज़्यादा आ रहे हैं, तो आजकल हम लैक्टोज इंटॉलरेंस और ग्लूटेन इंटॉलरेंस आजकल इंडिया में भी देख रहे हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये सब मिडिल एज के बाद आता है, यूजुअली 30s-40s के बाद आता है। उसके साथ क्या है कि बॉडी का डाइजेशन कम हो जाती है, जो मिल्क का प्रोडक्ट, मिल्क में लैक्टोज रहता है, जो लैक्टोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम कम हो जाती है, उसके साथ लैक्टोज इंटॉलरेंस होकर पेट के अंदर गैस बन जाते हैं। ये गैस एसिडिटी जैसा गैस नहीं है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में गैस बन जाता है। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम ये गैस प्रॉब्लम्स आने का दूसरा रीज़न ये है कि बॉडी खाने में जो फाइबर कंटेंट, हम जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो फाइबर बोलते हैं ना, उसको डाइजेस्टिव फाइबर, ये नॉर्मल इंटेस्टिनल मूवमेंट के लिए, हीलिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। आजकल जो फाइबर कंटेंट डाइट में जो कम हो रहा है, उसके साथ भी ये सब प्रॉब्लम्स आना शुरू कर रहे हैं आजकल। ओके,
বহুত শুক্রিয়া। আপনারা শুনলেন যে এতক্ষণ যে কি ধরনের উপসর্গ প্যানক্রিয়াসের রোগের ক্ষেত্রে বা এই ক্যান্সারের ক্ষেত্রে কি কি উপসর্গ হতে পারে, কি কি চিকিৎসা আছে, আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় কতটা ঝুঁকিহীন সার্জারি বা অপারেশন করা সম্ভব, এটা ডাক্তারবাবু বললেন। আর তার সঙ্গে অবশ্যই খাওয়া দাওয়ার দিকটাও লক্ষ্য রাখবেন। তো এখানেই শেষ করছি, দেখতে থাকুন TV9 বাংলা।